आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया और दिखाया ये गया कि देखिए हम महिलाओं के कितने बड़े हितैषी हैं और हम महिला बिल पास कराना चाहते हैं। वही महिला बिल जो 2023 में ऑलरेडी सर्वसम्मति से पास हो चुका है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शोज किए थे और ये बताया था कि देखिए महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कितना काम करना चाहते हैं। उसी बिल को एक नई ओढ़नी उड़ाकर या धोखे से एक तरह से लेकर आया गया, जिसमें डीलिमिटेशन मकसद था। और वो बिल जो है वो पूरी तरीके से 3 बिल लाए गए थे, 3 अमेंडमेंट्स जो लाए गए थे वो धड़ाम हो गए। और 12 साल में ये कहा जा सकता है कि ये नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी हार है। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव ये बता रहे थे कि ये बिल पास नहीं हो सकेगा। इसीलिए वो जिस तरह से सॉफ्ट होते हुए थोड़े विपक्ष की तरफ नजर आ रहे थे, जिस तरह की बातें इधर की और उधर की वो कर रहे थे, उसी से साफ ये लग रहा था कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा। विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज शुरू से ये बता रही थी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इस बिल को पास नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट के अंदर कहा कि अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे ये जो बिल्स हैं, ये तीनों अमेंडमेंट्स जो हैं वो किस तरह से धड़ाम हो जाएंगे। हमने देखा कि पूरे के पूरे सदर्न इंडिया, खासतौर पे तमिलनाडु में उनके स्टैलिन जो हैं उन्होंने इसको लेकर ना सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि एक वार्निंग तक दी कि अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ हो सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी करना क्या चाहते हैं। एसआईआर जैसी प्रक्रिया लाई गई, उस एसआईआर जैसी प्रक्रिया में 90 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया या एजुकेशन में डाल दिया गया। ये साफ तौर पर अब जो पश्चिम बंगाल है उसमें सत्ता में आने के लिए ये सब कुछ किया गया, किससे छिपा नहीं है। उसके बाद भी शायद उन्हें लगा कि दाल इस तरह से नहीं गल रही है, तो आनन फानन में जब राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जब 23 और 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है, सब लोग उसमें बिजी हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है, 2 दिन का ये स्पेशल सेशन इतनी बड़ी चीज के लिए आनन फानन में बुलाया गया। इससे ही आप समझिए कि ये सरकार कैसे सरेआम लोकतंत्र को धता बताते हुए ये सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दोस्त हैं नरेंद्र मोदी के, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए उन्होंने वोट मांगे थे, वो पाकिस्तान की बड़ाई करते नहीं थक रहे हैं। वो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ के लिए पलके बिछाए हुए हैं, वो मोहब्बतें उन पर लुटा रहे हैं, वो जहां जाते हैं उनकी तारीफ करते हैं। अब जब ये पूछा गया फॉरेन मिनिस्ट्री के से कि जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये पूछा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद जाते हैं और उसके साथ साथ वो अगर इंडिया भी आते हैं, दोनों ट्रिप अगर एक साथ करते हैं, क्या भारत इसको लेकर उसको किसी तरह की क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? विल इंडिया विल बी ओके विद दैट? ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम क्लोजली तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी एक और खबर कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इजाजत दे दी है कि रशिया से हम फिर से तेल खरीद सकते हैं। सोचिए कहां थे हम और कहां खड़े हो गए हैं। और उसके बाद जो लोकतंत्र को कमजोर करने के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस सरकार की तरफ से, उसकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है। इस बार न सिर्फ नैरेटिव की जंग में पूरी तरीके से हारे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार, बल्कि ये भी साफ लग गया है कि अगर विपक्ष एकजुट हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये जो अमेंडमेंट्स थे उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई तो नरेंद्र मोदी है, ये तो अमित शाह है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो कुछ भी कर सकते जो है वो हमने सामने देख लिया। मेरे साथ बेहद खास मेहमान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, सीनियर जर्नलिस्ट है, लगातार इन तमाम इश्यूज पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स से लेकर और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सब पर। ओंकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका पब्लिक इंडिया पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकारेश्वर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ये 12 साल में इसको इसी तरीके से देखा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी हार है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? फिलहाल ये सरकार जहां खड़ी है, फॉरेन पॉलिसी से लेकर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लेकर तमाम चीजों पर, क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसा लग रहा है कि बस आखिरी दिन गिने जा रहे हैं? मैं तो कहूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोबारा लाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मौका विपक्ष को दे दिया, उसके लिए उनका ही अभिनंदन करना चाहिए।
अभिनंदन इसलिए करना चाहिए कि वो एक एक करके मौके विपक्ष को दे रहे हैं जिसपे वो उनकी ही सरकार को एक्सपोज कर दे, उनकी ही सरकार की सच्चाइयों को सामने रख दे। अगर ये महिला आरक्षण वंदन अधिनियम नहीं लाते तो महिलाओं को लेके जो सच्चाइयां हैं मनमोहन सरकार से लेके मोदी सरकार तक, वो सामने नहीं आ पाती। और सच्चाइयां क्या हैं? सच्चाइयां बड़ी भयानक। भयानक इसलिए कि अगर आप कहते हैं कि वास्तव में महिलाओं के उत्थान का उनको दर्जा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका इंटेंशन उसके कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में जाता है। सबसे पहले उसका जो इम्पैक्ट है और उसका आपका इंटेंशन है वो आपके बजट में दिखाई देता है। कम लोगों को मालूम है कि मनमोहन सरकार ने अब जो महिलाओं के विकास से संबंधित बजट है उसमें 614% की बढ़ोतरी की थी। 614%, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जो उनका बजट 3026 करोड़ से था, उनको उन्होंने बढ़ा के 18,548 करोड़ तक पहुंचाया। 18,000 करोड़ से ऊपर मनमोहन सरकार ने किया था। और 18,000 करोड़ का बजट जब इनको 2014 में मिला तो उसको उन्होंने कितना बढ़ाया 2024 तक? मात्र 26,000 समथिंग करोड़, यानी कि सिर्फ 40% की वृद्धि। तो अगर आप महिलाओं के लिए वास्तव में उनका उत्थान करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, उनको एम्पावर करना चाहते हैं, तो बजट में इतनी भारी कटौती क्यों? और उसके बाद ये जो मैनेजमेंट, इनका इवेंट मैनेजमेंट होता है, उसमें कल भी केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे थे कि 5 लाख करोड़ का जेंडर बजट। ये जेंडर बजट क्या होता है? या तो विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बजट होता है। इन्होंने नया तरीका एक जेंडर बजट का निकाला कि सभी मंत्रालयों में जो खर्च हो रहा है उसमें से एक बड़ा हिस्सा मान के चलिए कि महिलाओं पे, जैसे सड़क बनाया प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो उसपे महिलाएं भी सड़क पे चलेंगी, तो उसको उसमें मान लीजिए और उसको जेंडर बजट में गिन लीजिए। ये 5 लाख करोड़ का बताया। इसमें भी अगर मनमोहन सरकार से और मोदी सरकार के स्पीड की तुलना करते हैं तो आज जो बजट इन्होंने रखा है उसमें कम से कम जो है 50-60 हजार करोड़ डिफरेंस होता, उस स्पीड से आता। तो इन्होंने जो घोषणा की 4.49 लाख, करीब करीब 4.5 लाख का बजट का, उसमें भी इन्होंने एक्चुअल खर्चों में कटौती 51,000 करोड़ की और कर डाली। तो ये सच्चाइयां नहीं बताते। इसीलिए मैंने कहा कि इनका अभिनंदन करना चाहिए कि जो लेके आते हैं मुद्दे। अब आजकल जो है वो गूगल का दौर है, ग्रोक का दौर है, तमाम इस तरह के जितने भी ट्रुथ टेलिंग मशीन्स हैं उनका दौर है। तो हर आदमी जांच के देख लेता है कि सच्चाई क्या है। क्या आप वास्तव में उनको एम्पावर करना चाहते हैं? अगर एम्पावर करना चाहते हैं तो आज तक आपने अपनी पार्टी से लेके कैबिनेट में शीर्ष डिसीजन मेकिंग में कितनी महिलाओं को रखा है? सच्चाई ये है कि जो सबसे एम्पावर्ड कमेटी होती है, जो देश भर में बड़े बड़े अपॉइंटमेंट करती है, उसको कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, सीसीए। सो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स में एक भी महिला नहीं है। और कौन है? सिर्फ दो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। सिर्फ दो लोग हैं। केंद्रीय कैबिनेट में कितने लोग हैं? इस समय कैबिनेट में सिर्फ दो मंत्री हैं। इनके जो बड़े चेहरे थे वो कहां हैं? स्मृति ईरानी तो हार के आई थी, उनको बनाया था। पहली दफा जब हार के आई तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज बनाया था। इस बार आपने क्यों नहीं बनाया? फिर हार के आई थी तो आपने हटाया। इसके अलावा जो है मोदी 2 में कई कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनको भी हटाया। साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, और भी कई, जरदोश, वो जो वहां दर्शना जरदोश, सूरत से, वहां से, गुजरात से, ऐसी अनेक। तो आपका इंटेंशन सबसे पहले दिखाएगा। उसके अलावा देश में 8 कैबिनेट कमेटीज हैं जो अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। तो कैबिनेट की 8 कमेटीज हैं। उसमें 8 कैबिनेट कमेटीज में से एक का भी चेयर जो है विमेन नहीं।
तो आपका इंटेंशन तो यहां दिखाई देता है। एनसीडब्ल्यूजी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, हाल तक जो उसने एडवर्टीजमेंट निकाला, उसमें नीचे से लेके ऊपर तक के तमाम पद खाली पड़े थे, उसका एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है। अब और एक और बड़ी बात, देश के 21 राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायतों के माध्यम से ऑलरेडी दे दिया गया है। जिस राज्य ने नहीं दिया है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज भी 33% रिजर्वेशन है। बातें बड़ी बड़ी होंगी, अरे भाई आप अपने सबसे पहले अपने रूल्ड स्टेट्स को तो कम से कम देख लीजिए। वहां पंचायतों में 50% मिलेगा, असली तो वहीं से जमीन से उठ के महिलाएं आएंगी। जो इसमें आप, कल्याण बनर्जी ने रात में जब डिस्कशन हुआ तो उसमें ठीक कहा कि ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। तो ये नौटंकी को एक्सपोज करने का मौका बार बार नरेंद्र मोदी दे देते हैं। जिसको आखिर अभी हासिल क्या चाहे करना वो, चाह रहे थे ओंकारेश्वर जी नरेंद्र मोदी से? उन्हें पता था कि नंबर गेम में वो हार सकते हैं? क्या उनको कोई उम्मीद थी? क्या उनको ये लग रहा था कि नहीं भाई, हम जैसे इलेक्शंस मैनेज करते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए, इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में है, हम पार्लियामेंट में जो बिल आते हैं वो पास कर लेते हैं, एब्सेंट करवा देंगे, नंबर कम हो जाएंगे और चलिए एक चांस ले लेते हैं और पास कराते हैं और 850 कर देते हैं, क्योंकि महिला वहिला ये सब तो ढकोसला है, वो तो साफ पता है। ब्रजभूषण से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर बिल्किस बानो से लेकर जकिया जाफरी से लेकर मणिपुर में महिलाओं से लेकर और तमाम जगहों पर मैं देख लिया, तो वो तो ढकोसला है, वो दुनिया को पता है। लेकिन आखिर इससे हासिल क्या करना चाहते थे? वो भी इलेक्शन के बीचों बीच, और अपनी एक तरह से भदी पिटवा ली। आपने एक गंभीर सवाल पूछा है, उस गंभीर सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। दरअसल ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ना ही डिलिमिटेशन, इन दोनों में से कोई इंटेंशन था ही नहीं। सरकार का इंटेंशन था कि वो पार्लियामेंट में अपोजिशन की एकजुटता का टेस्ट करे, और इसलिए टेस्ट करे क्योंकि वो इससे ज्यादा बड़ा एक गंभीर बिल लेके आना चाहते हैं जो ऑलरेडी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जेपीसी में पेंडिंग है। और उसमें संशोधन संविधान का ऐसा किया जाना है कि अगर वो हो जाए तो इस देश में पुतिन का शासन आ जाए। इतना बड़ा वो ब्रह्मास्त्र है नरेंद्र मोदी का। वो है 130वां संशोधन विधेयक जो पेंडिंग पड़ा है, गूगल पे पड़ा है। लोगों ने उसका जो एनालिसिस किया है बड़े हल्के तरीके से किया है, किसी ने उसकी गंभीरता को देखी नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए और तभी वो पास होगा। ये भी सच्चाई है। तो ये देखना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि क्या इसमें हम 2/3 मेजोरिटी वाला कोई बिल किसी तरह पास करते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। ऑपोजिशन ने अपनी एकजुटता इस बार दिखा दी, और ऐसी दिखा दी है कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई भी संशोधन विधेयक लाने से पहले वो सोचेंगे, क्योंकि उससे सरकार के गिरने का भी खतरा होगा। इतने प्रयासों के बावजूद और उनके व्यक्तिगत निवेदन के बावजूद कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें, उनको कितने वोट मिले? जो उनकी स्ट्रेंथ है उससे मात्र 5 वोट ज्यादा उनको मिल पाए, और इंटायर अपोजिशन इंटैक्ट रहा। अपोजिशन का ये जो कमिटमेंट है वो सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। उनको इससे चिंता नहीं है कि महिला शक्ति, नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम हो जाए। उस वंदन के पीछे कितना क्रंदन है ये तो देश देख रहा है। अभी कल तक हमारे पास वीडियोस आए हैं जो मणिपुर में महिलाओं ने जो मशाल लेके वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनको तितर बितर करने की। तो ये हाल तो देश की महिलाओं का है, और बाकी आपने जो नाम गिनवाए वो सभी हैं। महिला पार्टी के भीतर भी भाई, अगर महिलाओं को उनको मौका देने का जो अगर किसी ने प्रयास किया है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया है, आजादी के पहले से, एनी बेसेंट से सरोजिनी नायडू से लेके और बाकी। और अगर लीडरशिप देने की बात हुई, आप आज कहते हैं, आज एक नया वर्ड क्वाइन किया गया है जो कहते हैं विमेन डेवलपमेंट से विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एम्पावरमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट। तो विमेन लेड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना के किया था कि उनके उनके लीडरशिप में डेवलपमेंट हो। और इंदिरा गांधी ने जो इतनी बड़ी लकीर खींची
कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो आप 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाए। तो आपको दिखाना चाहिए कि आप इंदिरा गांधी से बड़े नेता हैं। आपको तो लाहौर लेके आना, तमाम टेलीविजन चैनल तो दिखा रहे थे लाहौर पर कब्जा हो गया। यहाँ तो प्रॉपर्टी डीलर्स उसका कॉस्ट असेसमेंट करने लगे थे कि वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, और आप कुछ नहीं करे। तो ये आप कहते हैं, करते नहीं हैं। पार्टी में भी जो जिस तरह से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी को यूपीए का चेयरपर्सन बनाया, बीजेपी के लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में वसुंधरा राजे कहां है? स्मृति ईरानी, जिनको लेके आप आए थे, चेहरा बनाया था अपनी ही सरकार में, वो कहां है? मीनाक्षी लेखी को कहां रखा है? आनंदीबेन को आपने गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया और 2 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया। क्यों भाई? कि स्वास्थ्य का मामला है और जो है 75 साल पूरे हो गए हैं। आनंदीबेन का 75 साल पूरा हो जाए तो उनको हटना चाहिए, और किसी को तो नहीं हटना चाहिए। अगर मोहन भागवत सवाल उठा दें कि 75 साल हो गए, तो कहिए आप ही पहले हटिए। और जब मोहन भागवत, जिनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, उनको खामोश करने के लिए आप कर दीजिए। तो ये जो दोहरापन है और ये जो नौटंकी है, जिसको कल्याण बनर्जी के शब्दों में कहें, वो एक्सपोज हुआ है। लेकिन उससे बड़ा जो है इनका इंटेंशन जो है, जो संविधान में संशोधन करके और इस तरह के खतरनाक बिल ले आने वाले हैं, जिससे बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सारा पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगा। मैं उस पर बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। जी 130वां अमेंडमेंट बिल जो है, जो पेंडिंग है जेपीसी में, गूगल पर अवेलेबल है, पीआरएस पर अवेलेबल है, कोई भी उसको देख सकता है। वो ये कहता है कि किसी भी केंद्रीय मंत्री को और किसी भी मुख्यमंत्री को, उसको अगर कोई आरोप लगे, ऐसा आरोप जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती हो, तो मात्र 1 महीने के अरेस्ट पर उसको बर्खास्त किया जा सकता है, या वो अपने आप हट जाएगा पद से। मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री से, और केंद्रीय मंत्री हो तो केंद्रीय मंत्री से। आश्चर्यजनक है, उसमें एमपीज को उसमें शामिल नहीं किया गया है। एमपीज का पेंशन और वो सब बंद नहीं होगा। अब ये क्यों? और उसमें एक और जोड़ा है कि भाई देखिए, हम तो कहते हैं हमारा भी जोड़ दो, प्रधानमंत्री को भी जोड़ दो। तो ये प्रधानमंत्री को जोड़ने वाला सिर्फ रेटोरिक नहीं है कि लोकपाल में जैसे उनको दायरे में लाया जाए। अब ये बताइए कि इस देश का कौन सा थाना प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है? नहीं कर सकता। जाहिर है इसका फैसला राष्ट्रपति के स्तर पर होगा। उनके आदेश से, उनके ऑर्डर से ही कोई थाना या कोई एजेंसी जांच करेगी और उसको अरेस्ट कर सकती है। तो ये अधिकार आप राष्ट्रपति को क्यों देना चाहते हैं? क्या आप स्वयं वहां बैठने के मूड में हैं और इस अधिकार को लेना चाहते हैं? और वो अधिकार ये कहता है कि प्रधानमंत्री भी बर्खास्त हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बर्खास्त हो सकता है, और मुख्यमंत्री भी बर्खास्त हो सकता है। क्यों भाई? इंदिरा गांधी को तो 2-2 बार अरेस्ट किया था जनता पार्टी सरकार ने। उसके लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं पड़ी। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को, दोनों को आपने अरेस्ट किया और कई कई महीने जो है उसको जेल में रखा। और जब अरविंद केजरीवाल छूटे तो कोर्ट ने क्या कहा कि नॉट इवन ए आयोटा ऑफ एविडेंस वाज फाउंड। तो जब आप बिना आयोटा ऑफ एविडेंस के पकड़ के जेल में रख देते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ वो जेल में ना जाए, बल्कि जेल में जाने के साथ उनका सरकार चली जाए, चाहे वो गलत अरेस्ट हो। अब ये तो साबित हो गया ना कि गलत अरेस्ट था। तो ये गलत अरेस्ट, और गलत अरेस्ट में इस तरह के आप चाहते हैं, आपके कानून जो हैं वो कोर्ट के भी हाथ बांध देते हैं। कोर्ट इस मामले में इंडिपेंडेंट नहीं है। लोगों को लगता है भाई कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। नहीं, सरकार के कानून कोर्ट को जमानत नहीं देने देते कि आप कितने दिन तक। अब वो धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। पीएमएलए कानून में जैसे था उसमें सुधार हुआ, लेकिन ये 2 बड़े एग्जाम्पल, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के और हेमंत सोरेन के, लोगों ने देखा ना कि कई महीने लोगों को जेल में रहना पड़ा, और ये भी देखा कि जेल से निकलने के बाद कुछ मिला नहीं। तो अब फिर आप चाहते हैं कि मात्र 1 महीने के जेल पे उनकी पोजीशन चली जाए, सरकार चली जाए। ये क्यों भाई? और अगर वो जी प्रधानमंत्री हो तो उस पर सरकार चली जाए। ये क्यों? ये इसके इंटेंशन को समझना चाहिए। इसको लोगों ने अभी तक ठीक से समझा नहीं है।
और इसके पहले ये जो बिल लाया गया वो अपोजिशन की स्ट्रेंथ, अपोजिशन की यूनिटी टेस्ट करने के लिए था कि क्या इस प्रकार का बड़ा बिल लेके आएंगे तो वो पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये है असली इंटेंशन। जी जी बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपने ध्यान जो है वो आकर्षित कराया है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी अपने लोएस्ट से गुजर रहे हैं? ऐसे वक्त में जब आपने अपनी छवि एक विश्व गुरु की बनाई, स्वयं अपने आप ही आपने क्रिएट किया, मीडिया का सहारा ये सब लेकर, वो फिलहाल विश्व गुरु क्या, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि विश्व जोकर बन के रह गए हैं, इस तरह की भी बात कह रहे हैं। अब ऐसे वक्त में जब आप डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे, इस्लामाबाद जा सकते हैं अगर डील पर आखिरी साइन होते हैं। भारत इसमें सब कहाँ है? और भारत से मेरा मतलब, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बात कर रही हूँ कि नरेंद्र मोदी कहाँ है, वो एक लफ्ज क्यों नहीं बोल पाते हैं? और आप ये देखिए कि कह रहे हैं कि जब भी कोई बात होती है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कहा है। तो किस तरह से भारत की तरफ देख रही है इस पूरे क्राइसिस में? आखिर कहाँ खड़े हैं नरेंद्र मोदी? और बहुत सारी चीजों पर कल हमने देखा कि राहुल गांधी ने धो डाला नरेंद्र मोदी को, और जवाब देते नहीं बन रहा था, खासतौर पर जो उन्होंने जादूगर की उपाधि दी। देखिए, जो मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो वाकई विश्व गुरु बनने का मौका था, और इसलिए नहीं कि उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत काबिलियत, ये इसलिए कि इस देश ने उनको इतनी बड़ी ताकत दी थी कि आप इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वही चेहरा बना पाते जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, जो इंदिरा गांधी ने बनाया था, जो राजीव गांधी ने बनाया था, जो बाकी लोगों ने बनाया था, चाहे वो नरसिंह राव ही क्यों ना हो, चाहे वो, आप देखिए कि जब आई के गुजराल प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन चलाया और लोगों ने अपना अपना कद भी दिखाया और अपनी ताकत भी दिखाई। इंदिरा गांधी ने अपनी ताकत दिखाई, जवाहरलाल नेहरू तो ग्लोबली इतने रिस्पेक्टेड थे कि अमेरिका उनको अपना प्लेन भेजता था लाने के लिए, या प्लेन में आ जाए तो ऊपर चढ़ के वहां के प्रेसिडेंट जो है अंदर आके रिसीव करते थे। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ से जा रहे हैं और वहां इस रेलवे स्टेशन पे वहां क्वीन जो खड़ी हैं रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए। तो वास्तव में विश्व गुरु की स्थिति तो तब थी जब एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रशिया, दोनों को संभाल के, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, और दोनों में से रशिया तो हमारा दोस्त था, और अमेरिका जैसी ताकत जो आज वो कहते हैं सातवां बेड़ा, आज वो अब्राहम लिंकन और गेराल्ड फोर्ड लेके गए हैं वहां ईरान में, उसी तरह एक फ्लीट लेके यहाँ पर आने वाले थे और रशिया ने रोका। तो भारत वह था, आज फिर मौका था नरेंद्र मोदी को कि उसी भारत को और ज्यादा ताकत से बढ़ा सके, क्योंकि तब की इकोनॉमिक कंडीशन में और आज की इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत फर्क है। तब के हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट में और आज के साइंटिफिक डेवलपमेंट में काफी एनरिचमेंट आया उस दौर से लेके। लेकिन क्या किया आपने? आपने इस देश की विदेश नीति का कबाड़ा करके रख दिया। आपने अपनी जो गरिमा है उस गरिमा को भुला के कभी आप यूक्रेन चले जाते हैं, कभी रशिया चले जाते हैं, इनसे भी दोस्ती, उनसे भी दोस्ती, और सिर्फ इसलिए कि हमें नेहरू का नॉन अलाइन मूवमेंट पसंद नहीं है। हम नॉन अलाइन नहीं करेंगे, हम मल्टी अलाइन करेंगे। तो मल्टी अलाइन करने के खतरे जो हैं वो उनको समझ नहीं आए कि आप एक तरफ तो क्वाड का भी मेंबर बन जाते हैं और उसके बाद आप जो उसका एकदम धुर विरोधी है ब्रिक्स, उसके भी मेंबर हो जाते हैं। तो क्वाड के मेंबर होने के बाद ब्रिक्स के लोगों का भरोसा खत्म, ब्रिक्स का मेंबर होने पर क्वाड के लोगों का भरोसा खत्म। आपने आसियान और दक्षिण सार्क जो कंट्रीज का जो वो था उसको लगभग आपने छोड़ दिया, उसमें से कोई कभी कोई एक्टिव नहीं आपके रिजीम में रहा, और आप उस तरफ G20 में देखने लगे। G20 को एक आप बाहर के कंट्री जिसमें तमाम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो आपको इसलिए मानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और उस मार्केट के होने के नाते आपकी प्रेजेंस वैल्यू करती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो G20 कंट्री का कोई एक कंट्री आया क्या? आपको इसमें से क्वाड का कोई आया क्या? ब्रिक्स का कोई आया क्या? तो ये सबूत था कि हमने अपनी ही विदेश नीति में मल्टी अलाइनमेंट करके हमने एकदम से अपने आप को अकेला छोड़ दिया है। उसके बाद भी नहीं माने तो इन्होंने ऑल अलाइनमेंट कहना शुरू किया,
ऑल अलाइनमेंट क्या होता है कि आप 2016 में अगर इजराइल गए और उसके तुरंत बाद अगले साल लेबनान चले गए, वहां फलस्तीन चले गए, वहां रमल्ला पे, वहां भी जाके उनके यासर अराफात के मजार पे आपने फूल चढ़ाए। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं और ये दोनों से दूर रहा जा सकता था। आपकी इजराइल से दोस्ती कंट्री के टेक्निकल सपोर्ट के लिए चाहिए तो उतना ही रखिए। अगर डिप्लोमेटिक शो ऑफ करना है और आप अपने आप को माय डियर फ्रेंड डोनाल्डो उससे तुलना करेंगे, तो डोनाल्डो ने दिखा दिया कि आपको कितना वो वैल्यू करते हैं, कितना ट्रेड टैरिफ लगाया आपके ऊपर। और आज भी आप लिखते हैं कि परमिशन लिया है, आज भी आप लिखते हैं कि चाबहार में उन्होंने ऐसा कर दिया और उनके उससे अमेरिका के कहे अनुसार हमने वहां से विड्रॉ किया। व्हाट द हेल, ये कौन सी विदेश नीति है जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे एक छोटे कद के प्रधानमंत्री, जो शरीर से बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन सोचिए उनकी मानसिक शक्ति, उनका जो नेतृत्व शक्ति और भारत की जो संपूर्ण शक्ति को जो लीड कर रहे थे, जब अमेरिका ने कहा PL 480 बंद कर देंगे, मुफ्त में गेहूं अनाज देने का भारत को, उन्होंने कहा बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी से ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहीं ना कहीं भारत की हुई। आप कह देते हैं कि ट्रेड टैरिफ लगा दो, 100% लगाओगे, हम 200% लगाएंगे। भाई क्या किया? चाइना ने यही किया ना। चाइना ने वन लाइनर स्टेटमेंट दिया कि इफ इट इज ए ट्रेड वॉर और एनी वॉर, वी आर रेडी फॉर एवरी वॉर, वी आर रेडी फॉर एवरी वॉर। बस आपको इतना एक लाइन कहना था, समूचा देश आपके साथ खड़ा था। आप कह नहीं पाए, क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि सारी दुनिया कह रही है, जो भारत के मीडिया नहीं कह पा रहा है कि वो एप्स्टीन की फाइलों में आपका नाम है, उसमें पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं, 35 लाख पन्नों में उसकी फाइल अमेरिका के पास दबी है, इसलिए आपके सामने झुके हुए हैं उसके सामने। तो जो सिचुएशन है आज जो पाकिस्तान लीड ले रहा है ईरान के साथ बातचीत करने का, इस्लामाबाद में JD वैंस आए, सोचिए अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वहां आ रहा है पीस टॉक करने के लिए, आप उससे गायब हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसी तरह का सिचुएशन, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो भरोसा लोगों का था, विश्व का भरोसा था, वो कहीं ना कहीं खो दिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक नजर आ रहा है। भारत पे भरोसा नहीं खोया है लोगों का, भारत पे आज भी वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका दोनों में फर्क है। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रति कोई भी उनके अमेरिका के लोग ही उनको अब यकीन नहीं करते और वहां पर आज भी लोगों का यकीन है। तो उसी तरह भारत पे ईरान ने अभी क्या किया, जो LNG के जहाज आ रहे थे और जो रोक रखा था, इस क्राइसिस के क्षणों में भी अगर उसने 2 जहाज छोड़े तो ये कह के छोड़ा कि भारत के लोगों से हमारा प्रेम है इसलिए छोड़ रहे हैं। ये नहीं कहा कि इनके लीडरशिप में हमारा प्रेम है और उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया। ये सिचुएशन उसी तरह आप मिलिट्री फ्रंट पे देख लीजिए, सिक्योरिटी फ्रंट पे आप जो कह रहे थे, जनरल नरवणे की किताब, राहुल गांधी के सवाल, पार्लियामेंट में जो कुछ भी उठा, उसके बाद तो ये दिख गया कि सिक्योरिटी के मसले पे भी आप खरा नहीं उतर पाए। आर्थिक मसलों पे अभी हम GDP में 6ठे स्थान पर आ गए हैं दुनिया में, हम चौथे और तीसरे होने का ख्वाब देख रहे थे। आज तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपका जो स्लोगन है वो पूरा नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप बार बार अपनी ही इकोनॉमी पे अटैक करते हैं। जो बैड इंप्लीमेंटेशन है GST का, GST जब कांग्रेस UPA ने प्लान किया तब तो आपने विरोध किया था, उसके बाद आनन फानन में आपने कर दिया, आज भी उसमें संशोधन हुए जा रहे हैं जो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। और भी ऐसी अनेक चीजें आपने उठाई हैं, डिमोनेटाइजेशन 2-2 बार किया आपने, तो ये इंपैक्ट इकोनॉमी पर नजर आता है। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां पे आप कह सकें कि इसमें हमने सफलता हासिल की है। और सबसे बड़ी जो गलती की है वो कि ED CBI जैसी एजेंसीज का भरपूर दुरुपयोग किया है और किसी भी क्षेत्र, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अपने मित्र नहीं छोड़े हैं। गन पॉइंट पे होने वाला व्यक्ति आपका मित्र नहीं होता। वो आज जो पार्लियामेंट में स्थिति है वैसी ही स्थिति होगी क्योंकि वो दिल से आपसे टूटा हुआ है। ये है समस्या। जी बिल्कुल, आप बहुत सही बात कर रहे हैं और ये इसीलिए वो जो डिस्ट्रेस था वो भी देखने के लिए मिला कि तमाम डर, खौफ, इस सब के बाद भी
अपील के बाद भी, सारी चीजों के बाद भी हमने देखा कि वो नंबर नहीं मिल सका जिसकी उम्मीद अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे थे। क्योंकि जाहिर सी बात है 12 सालों में जो सब कुछ हुआ है, अब वो अति से भी और आगे की कोई अगर कैटेगरी होती है तो वहां तक पहुंच गया है। और हर फ्रंट पर एक तरह से ये दिख रहा है कि ये सरकार किस तरह से बिल्कुल एकदम नाकाम साबित हो रही है। लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि हमारे पास तो एसआईआर है और हम जिस राज्य में चाहें वहां पर सत्ता हासिल कर सकते हैं, अगर यही उनका अल्टीमेट गोल है तो। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।